गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 का टॉपिक अणु। इससे पहले हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें तो उसका सबसे छोटा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं परमाणु। और जो परमाणु होता है वो 3 अपरमाणुओं से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम बात करते हैं अणु की। तो अणु क्या होता है कि कोई भी यौगिक जो होता है उसका सबसे छोटा भाग जो कि उसके सारे गुणों को दर्शाता है, एक इकाई होता है। जैसे हम बात करें जल, H2O, ये है जल का अणु। यहाँ पर चाहे इसके 5 अणु हों, चाहे 10 हों, चाहे सिंगल एक अणु हो। एक अणु का मतलब है कि जो अणु है वो उसके यौगिक के सारे गुण दर्शा रहा है। अब जो अणु होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु सारे के सारे एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणु भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। तो अणु क्या होता है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात के योग से बना हुआ होता है। और ये जो परमाणु हैं ये आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 1 कार्बन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी परमाणु हैं, यानी इसमें टोटल 3 परमाणु हैं, इसमें भी टोटल 3 परमाणु हैं, ये आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसे हम कहते हैं रासायनिक बंध। अब कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में या जो है आपस में बंध बनाते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में रासायनिक बंध होता है, आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे और अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु जो होता है उसके अंदर परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक बंध, जिसे हम कहते हैं आकर्षण बल के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक निश्चित अनुपात के अंदर आपस में संयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई 2 तत्वों को अगर आपको जोड़ना हो, रासायनिक सूत्र लिखना हो, तो आप क्या करोगे? इन दोनों तत्वों को लिखोगे। पहले हमेशा धनायन आता है, उसके बाद ऋणायन आता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो इसमें ऑक्सीजन ऋणायन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऋणायन है। ऋणायन को कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, पहले धनायन तत्व, यानी पहले वो तत्व आएगा जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसके बाद वो तत्व आएगा जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, पहले धनायन उसके बाद ऋणायन को लिखा जाता है। तो दोनों तत्वों को लिखने के बाद दोनों की संयोजकता हम लिखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जल की, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे इसकी संयोजकता होती है 1 और इसकी संयोजकता होती है 2। और ये संयोजकता निकालनी मैंने आपको बता रखी है। कोई भी जो परमाणु होता है उसके लास्ट कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, यानी लास्ट कक्ष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उसकी संयोजकता निकलती है। और किस आधार पर ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं? अष्टक बनाने के लिए। या तो अपने लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा परमाणु, या फिर क्या करेगा, उस लास्ट कक्ष को पूरा भरा हुआ रखना चाहेगा। तो इसको अष्टक को पूरा करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लास्ट कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6। तो यहाँ पे ये 8 पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तब इसका अष्टक पूरा होगा, इसीलिए इसकी संयोजकता हो गई 2। अब देखो ये एक्सचेंज हो जाएगी, इनकी संयोजकता हो, इन दोनों को एक दूसरे को चेंज कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसको मिला 1 और हाइड्रोजन को मिले 2, तो हाइड्रोजन को मिले 2 इसलिए H2, और ऑक्सीजन को 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक परमाणु को दर्शा रहा है। तो इस तरह से इनका निश्चित अनुपात है। यहाँ पे मैं 3 करने का मतलब हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन लेते ही इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1, क्योंकि दूसरे कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में जाएगा। अगले कक्ष में अष्टक पूरा नहीं हो रहा, तो कोई भी परमाणु आपस में जुड़ते क्यों हैं? अष्टक पूरा करने के लिए। और अष्टक पूरा किस तरह से करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझा करके। तो ध्यान रखें, यहाँ पे कोई भी जो तत्व अणु की हम बात कर रहे हैं, अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं वो निश्चित मात्रा, यानी उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। निश्चित अनुपात में वो क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं तत्व के अणुओं की। तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व क्या होता है?
कई सारे एक जैसे परमाणुओं का जो समूह होता है, यानी जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ये ऑक्सीजन के परमाणु हैं सारे के सारे, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये ऑक्सीजन तत्व हो गया। कई सारे एक जैसे परमाणुओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तत्व। तत्व की अगर हम अणु की बात करें तो एक शब्द आ रहा है यहाँ पे परमाणुकता। परमाणुकता क्या होता है कि कुछ अगर हम अणुओं की बात करें, अणुओं के अंदर, ठीक है, कुछ जो तत्व हैं उनके अणुओं के अंदर कुछ में जो है एक अकेला परमाणु होता है, या 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जितने परमाणुओं से वो मिलकर बना होता है वो कहलाती है उसकी परमाणुकता। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमेशा लिखते हैं हम H2। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो कभी भी किसी भी अगर हम बात करें, आप अभिक्रिया के अंदर देखोगे तो ऑक्सीजन हमेशा O2 इस रूप में लिखा जाता है। नाइट्रोजन जो है उसको हमेशा हम N2 के रूप में लिखते हैं। सोडियम है, इसको कभी हम N2 नहीं लिखते, इसको हम Na ऐसे लिखते हैं। पोटेशियम है, इसको हम लिखते हैं K से। एल्यूमिनियम है, उसको हम लिखते हैं Al। तो क्या कारण है कि यहाँ पे H2 आया, O2, यहाँ पे N2, यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सिंगल है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसकी परमाणुकता क्या होगी, 2। हाइड्रोजन है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसकी परमाणुकता होगी 2। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम है वो 1-1 परमाणु से बने हैं, तो यहाँ पे इनकी परमाणुकता हो गई 1। ऐसे ही अगर हम बात करें जो ऑर्गन और हीलियम जो है वो भी क्या है, एकल परमाणु है, 1-1 परमाणु से बने हैं ये। तो कोई भी अणु जो है जितने परमाणु से मिलकर बना होता है वो परमाणु की जो संख्या होती है वो इसकी परमाणुकता कहलाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु हैं तो इसकी परमाणुकता हो गई 2। तो इस तरह से ये होती है परमाणुकता। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान के अनुपात की। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब आप लोगों को मैंने 2 वर्ड बताए थे। एक तो बताया था परमाणु संख्या, एक तो था परमाणु संख्या, और दूसरा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या दोनों क्या हैं, अगर हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो उसके बीचों बीच होता है नाभिक, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों ओर निश्चित कक्ष के अंदर, जिनको ऑर्बिट कहते हैं, इनके अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो परमाणु संख्या क्या होती है, इसके जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक जो है इसमें टोटल जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल होता है वो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या। और लगभग परमाणु जो होते हैं ना उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, कुछ परमाणु ऐसे हैं जिनके अंदर ये संख्या बराबर होती है, कुछ के अंदर ये संख्या कम होती है, और कुछ में इन जो न्यूट्रॉन है इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उससे बराबर न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। परमाणु जो होता है वो 3 अपरमाणु से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हम बात करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु की अगर हम बात करें वो हमेशा क्या होगी, बराबर। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इक्वल भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और ज़्यादा भी हो सकती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की जो संख्या का जो टोटल होगा वो होता है द्रव्यमान संख्या। अब हम यहाँ पे किसी भी जो अणु की बात कर रहे हैं, किसी भी अणु के अंदर द्रव्यमानों का अगर हम अनुपात देखें तो देखिए यहाँ पे एक तो दे रखा है आपके जल का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है H2O। इसमें एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। ये 3 परमाणु हैं जो अगर हम जल के अणुसूत्र की बात करें H2 है। H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पे मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर लिख रही हूँ। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके जो समस्थानिक होते हैं उनके अंदर जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, इनके अंदर एक न्यूट्रॉन, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता।
इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे आवर्त सारणी में, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो गई 8। न्यूट्रॉन की संख्या आपको जो बुक है चैप्टर 4 के अंदर उसमें टेबल दे रखी है, और उसके अंदर आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या भी दे रखी है। यहाँ पे इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन है तो दोनों सेम परमाणु, इसमें भी नहीं है, इसमें 8 होते हैं न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल, तो इसका हाइड्रोजन न्यूट्रॉन है नहीं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 8 और 8 16। यहाँ पे हम अनुपात निकाल रहे हैं हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के कितने इसमें परमाणु हैं 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है 1। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा टोटल वो इन दोनों का होगा, तो 1 और 1 टोटल कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16। अगर हम इसको सरल करते हैं तो 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 6। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो होगा 1:8। बिल्कुल ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी द्रव्यमान का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें टोटल कितने परमाणु हैं वो लिखते हैं। कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु हैं 2। कार्बन आता है 6 नंबर पे, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। ये दो अलग अलग परमाणु हैं, बाकी है दोनों ही ऑक्सीजन के परमाणु। अब अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, ये प्रोटॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की बात करें तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 और ऑक्सीजन में 8, यानी प्रोटॉन के बराबर इसमें न्यूट्रॉन है। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 6 और 6, ये हो जाएगी 12, इसमें हो जाएगी 16, और ये भी कितनी होगी 16। यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और इन दोनों परमाणुओं का जो द्रव्यमान हो गया वो हो गया यहाँ पे कार्बन अनुपात ऑक्सीजन। कार्बन का 1 परमाणु है तो, और इसका द्रव्यमान है 12, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर 1 होता तो हम 1 का द्रव्यमान लिखते, अगर यहाँ पे 2 हैं तो 2 का द्रव्यमान टोटल करके लिख देंगे। यानी ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु हैं उन सारे परमाणुओं का टोटल द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2, तो दोनों का द्रव्यमान का टोटल कितना जाएगा 16 और 16 32। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको कट करें तो ये कट हो रहा है 2 की टेबल से, और ये आ गया 16, फिर ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, यहाँ पर आया आपके 3 और ये आ गया 8, इसके आगे और ये कट नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात होता है 3:8। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को जो है द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है। कुछ अगर आप चाहें तो और एग्जाम्पल भी इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, या हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, कितना द्रव्यमान हो गया 40। ऑक्सीजन का भी मैंने आपको बताया ये होता है 16, कट होगा 2 की टेबल से, ये आ गया 20, फिर 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये आया 4, फिर 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये आया 5, यानी 5:2, 5:2 के अंदर ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तत्वों का जो अनुपात है वो निकाला जाता है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।